नमस्कार दोस्तों। तो आगे की कहानी देखते हैं। राजा गंगाधर ने अंग्रेजों को झांसी सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उस समय अंग्रेजों ने चुप्पी साध ली, लेकिन वो शांत कहाँ बैठने वाले थे। 1853 में जब राजा गंगाधर का स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ गया, जैसे ही राजा का देहांत हुआ, अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भेजा। जरा सोचिए, 18 साल की एक लड़की जिसका अभी अभी पति चल बसा हो, जिसकी अपनी कोई संतान, जिसके सिर से पति की छत्र छाया भी हट चुकी, और अब अंग्रेज झांसी छीनने के लिए भी खड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की कठिन परीक्षा उनको देता है जो उसे सहने की क्षमता रखते हो। अगर आपको लगे आपके जीवन में दुख बहुत ही बड़ा है, तो रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लीजिएगा। उन्होंने अपने पति खो दिए, संतान खो दी, और अब झांसी भी खोने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तब अंग्रेजों ने कहा झांसी का किला छोड़ दो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ ऐलान कर दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई मात्र 19 साल की उम्र में झांसी को संभालने लगी। उनने केवल प्रशासन ही नहीं संभाला, खुद को युद्ध में तैयार किया, लड़ने की कला में जुट रहा है। सुबह हर रोज 3 बजे उठती है, कुछ समय सुबह के वक्त व्यायाम करती और कसरत करती, और फिर उसके बाद वह 8 बजे तक दरबार में पहुंच जाती थी। फिर वह अगले 3 घंटे में सैन्य तैयारियों की जानकारी लेती, सैन्य अधिकारियों से चर्चा करती, और वह ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर तक ये सभी कार्य समाप्त होते थे। वहाँ पर वे झांसी की जरूरतमंद प्रजा से मिलती थी। वे दान में बहुत ही विश्वास रखती, वे गरीबों और बच्चों को दान देती। वे दोपहर का भोजन करने के बाद 3 बजे कोर्ट में लौटती थी। न्याय मामलों, राजस्व और वित्त विभागों को भी देखती। वे शाम तक काम करती। थोड़ा आराम करने के बाद वह इतिहासों और वित्त नीतियों की किताब पढ़ने लगती थी। यह उनका उस समय का कठोर और अनुशासित जीवन था, और इसी अनुशासित ने उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी योद्धा बनाया। रानी लक्ष्मीबाई के इसी निष्ठा और समर्पण के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी माता के समान मानने लगी। प्रजा ही उनका परिवार था, झांसी ही उनकी आत्मा थी। लेकिन 1854 का वर्ष झांसी के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने के लिए जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला देने का आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, उन्होंने कोर्ट में भी अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी अपने फैसले से टस से मस भी नहीं हुआ। ब्रिटिश अधिकारी भी इस मामले में रानी के पक्ष में थे, परंतु सरकार के सामने उनकी कुछ भी नहीं चली। उस रात झांसी का किला अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन रानी के मन में एक भीषण तूफान उमड़ रहा था। वह अपने बेटे दामोदर राव को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ी हुई थी, और वहां से झांसी की विशाल दीवारों को देख रही थी। यह वही दीवारें थी जो रानी के शासन काल में अजय रही। अब इन्हें उन्हें छोड़ना था। उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। तभी पीछे से एक कठोर आवाज गूंजी, अब झांसी ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, आपको इसे खाली करना हो। अन्य धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। नमी नहीं बल्कि एक संकल्प की आग जल रही थी। उन्होंने अंतिम बार अपनी तलवार को झांसी की मिट्टी पर रखा और ठगारती हुई बोली, बल्कि आज मैं अपना किला छोड़ रही हूँ, लेकिन एक दिन इसे मैं वापस जरूर लूंगी। उसी रात रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को लेकर झांसी किले से निकल गयी। वह पास में एक छोटी सी हवेली में रहने लगी, लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उनके लिए मात्र 5,000 रुपए की पेंशन तय कर दी थी। यह पेंशन एक रानी के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण अंग्रेज नागरिक के लिए भी अपर्याप्त थी। और तो और उनके गहने भी जब्त कर लिए गए थे। इस रानी ने झांसी के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। उसे अब एक साधारण अंग्रेज नागरिक के नीचे का भी दर्जा दे दिया था। रानी से हार मानने वाली नहीं, लगातार झांसी को वापस पाने का मार्ग खोज रही थी। फिर उन्होंने एक नाम सुना, जॉन लैंड। मैं आपको बता दूं, जॉन लैंड एक ऑस्ट्रेलियाई वकील थे। उन्होंने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमे जीते हुए थे। वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों से बहुत ही ज्यादा घृणा करते थे। रानी ने तुरंत ही जॉन लैंड को अपने पास बुलाने का हुक्म दे दिया। उनके स्वागत में 50 घुड़सवार भेजे गए। पालकी में एक छोटा सा बक्सा रखा गया, जिसमें बर्फ के टुकड़ों के नीचे विदेशी शराब और बियर रखी हुई थी। जब जॉन लैंग ने ऐसा देखा, तो उन्हें एहसास हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला तो नहीं है। जब वह झांसी पहुंचे और रानी से मिले, उन्होंने अपनी किताब में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा। उस समय रानी मध्यम कद की एक तगड़ी महिला थी। उनका चेहरा अत्यंत गोल और सुंदर था, लेकिन इस भव्यता और शालीनता के पीछे एक टूटी हुई रानी खड़ी हुई थी। ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मेरी झांसी को वापस पाया जा सकता है? जॉन लैंग कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। रानी, यह लड़ाई बहुत ही बेकार है, कर आपको कभी भी झांसी नहीं लौटाएगी। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। मैं बीतता गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने रानी की पेंशन बढ़ाने के लिए कोई भी अपील खारिज नहीं की। सब अपीलों को नष्ट कर दिया। झांसी में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे, परंतु वे इतने प्रभावी नहीं थे कि वे अंग्रेजों की हुकूमत को हिला सके। लक्ष्मीबाई के भीतर विद्रोह की ज्वाला जल चुकी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि न्याय की गुहार से कुछ नहीं होने वाला है। समय था उस वचन को निभाने का। उन्हें जाते जाते दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। 1844 में जो झांसी की रानी के साथ अन्याय हुआ था,
वही अन्याय नाना साहब के साथ भी दोहराया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी कोई सगी संतान तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। लेकिन अंग्रेज नाना साहब की पेंशन में भी हेर फेर करने लगे। में नाना साहब अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कई जगह सैनिक विद्रोह हो रहे थे। राम राम दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 1000 और 100 कमेंट का एम रखते हैं। अगर आप ये सारा पूरा कराते हैं, अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगी। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।